विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बारूद की ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात के बीच इसराइल में जारी हाई अलर्ट और ज़ायोनी संसद के विवादित कदम की खबर के साथ। इसराइल ने फ़िलिस्तीनी जनता के एक और मौलिक अधिकार को कुचलते हुए उनके ही मुल्क से उन्हें बेदखल करने के एक मसौदे को कानूनी शक्ल देने की तैयारी कर ली है। फ़िलिस्तीन टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट ने 1948 में कब्जाई गई भूमि, कुद्स शहर में मौजूद फ़िलिस्तीनी लोगों और इसराइल की जेलों में बंद फ़िलिस्तीनी लोगों की नागरिकता ख़त्म करने के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी सरकार ने यरूशलेम और कब्जाए गए इलाके में रहने वाले फ़िलिस्तीनी बंदियों की नागरिकता और उनकी इकामत को रद्द करने का कानून बनाने के लिए मसौदे को मंजूरी दे दी है। ज़ायोनी सरकार की ओर से लाए गए इस मसौदे के पक्ष में 89 वोट जबकि मुखालिफत में सिर्फ 8 वोट पड़े। इस कानून के मुताबिक अगर कभी भी फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी से कोई सुविधा हासिल करने वाला कोई भी कुद्स निवासी या फ़िलिस्तीनी कैदी इसराइल विरोधी कार्रवाई में हिस्सा लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी नागरिकता और इकामत को ठुकरा दिया है। वहीं ईरान के खिलाफ इसराइल की ओर से लगातार आतंकी कार्रवाई के बाद अब इसराइल में ईरान की जवाबी कार्रवाई का डर गहराता जा रहा है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि गोलान हाइट्स पर इसराइल ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। गौरतलब है कि ईरान के इस्फहान में डिफेंस मिनिस्ट्री की हथियारों की फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ईरान ने इस ड्रोन हमले को कायरतापूर्ण और देश में अराजकता फैलाना और बदअमनी पैदा करने की कोशिश बताया था। ईरान ने इस हमले के जिम्मेदारों के बारे में आधिकारिक तौर पर किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हमले में इसराइल का हाथ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान में हुए हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। वहीं सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरान के एक खाद्य सामग्री और मेडिकल एड लेकर जा रहे काफिले पर इसराइल की ओर से हुए ड्रोन हमले के बाद भी ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगली खबर में बात होगी ईरान को लेकर अमेरिका के बदलते रुख और दोहरे रवैये की। अमेरिका ने एक बार फिर अपने दोगले चरित्र को जाहिर करते हुए ईरान के साथ सीधी बातचीत की इच्छा जाहिर की है। ईरान के खिलाफ लगातार जहर उगलने और वियना वार्ता को बाधित करने के साथ साथ ईरान में साम्राज्यवाद प्रायोजित दंगों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहकर वार्ता को अधर में लटकाने वाले अमेरिका ने हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद कहा है कि हम ईरान से सीधी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बीबीसी के हार्ट टॉक प्रोग्राम में भाग ले रहे ईरान मामलों में अमेरिका के विशेष प्रभारी रॉबर्ट माली ने कहा कि जब हम ईरान की हिंसक कार्रवाइयों पर रोक लगाने और उसके परमाणु कार्यक्रम को महदूद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उसी समय हम उसके साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। रॉबर्ट माली ने कहा कि राजनीतिक बातचीत का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता, तब भी जब हम दबाव बनाने की नीति और पाबंदियों के साथ साथ ईरान के खिलाफ विश्व समुदाय को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हों। अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि हम अतीत में भी ईरान के साथ सीधी बातचीत कर चुके हैं और अब भी किसी भी वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही हम उसके आक्रामक रवैयों को रोकने और उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से निकलने के ट्रंप सरकार के फैसले को गलत बताते हुए रॉबर्ट ने कहा कि 2 साल पहले जब हमने सत्ता संभाली तो हमें समझौते से पीछे हटने के पिछली सरकार के गलत निर्णय के कारण उपजे खतरनाक हालात को संभालना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान यात्रा पर गए कतर के विदेश मंत्री भी तेहरान के लिए अमेरिका का पैगाम लेकर पहुंचे थे। इस बारे में बात करते हुए ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की न्यूक्लियर कमेटी की प्रमुख सारा फलाही ने कहा कि अमेरिका ने बार बार ओमान और कतर के जरिए हम तक बातचीत शुरू करने के लिए पैगाम भेजे हैं। सारा ने कहा कि अमेरिका बिना किसी तीसरे देश की भागीदारी के साथ हमसे सीधी बात करना चाहता है। वह दोनों देशों के बीच जारी मतभेद को सुलझाने के पैगाम देता रहा है, जिस पर हमारा साफ जवाब ये है कि वो पहले ईरान की शर्तों को पूरा करे। सारा फलाही ने कहा कि वाशिंगटन को अमेरिका के JCPOA से अलग होने के कारण ईरान को होने वाले नुकसान की भरपाई करना चाहिए और अगर वो ईरान से रियायतें चाहता है तो उसे भी तेहरान को वो तमाम रियायतें देना होंगी जो ईरान चाहता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के दोहरे स्टैंडर्ड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी पक्ष ने कहा है कि अमेरिका के अधिकतर बयान का ताल्लुक हमारी आंतरिक सियासत से है। सच्चाई ये है कि अमेरिका ईरान से एक सम्मानजनक समझौता चाहता है क्योंकि आज दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ईरान का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आ जाए। अगली खबर में बात करेंगे विश्व बाजार में जारी तेल संकट के बीच ओपेक बैठक से पहले रूस और सऊदी अरब की बातचीत के बारे में।
इस हफ्ते पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों की होने वाली बैठक से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की। बता दें कि इस बार ओपेक की बैठक की अध्यक्षता रूस करेगा। इस बैठक में ओपेक के सदस्य देश तेल की कीमतों और नीतियों पर आपसी तालमेल और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रूसी राष्ट्रपति की वेबसाइट ने जानकारी देते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के साथ फ़ोन कॉल पर बातचीत की। रूसी वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन और क्राउन प्रिंस ने राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को स्थिरता देने के लिए ओपेक प्लस के अंदर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यूरोपीय संघ ने रूसी तेल उत्पादों के आयात पर 5 फरवरी को प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं ओपेक ने अपनी नीतियों में भारी बदलाव करते हुए तेल उत्पादन कम कर दिया था। न्यूयॉर्क में एक वरिष्ठ बाजार विश्लेषक एडवर्ड मोया ने अमेरिकी चैनल फॉक्स बिजनेस को बताया कि ओपेक तेल का उत्पादन कम कर रहा है और रूस के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ओपेक रूसी आपूर्ति पर प्रतिबंधों के प्रभाव को देखना चाहता है। अगली खबर वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका के सोमालिया और जिबूती को लेकर है। वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका के 2 अहम देश सोमालिया और जिबूती ने वहाबी आतंकी संगठन अल-शबाब के खिलाफ मिलकर संघर्ष करने का फैसला किया है। सोमालिया के रक्षा मंत्री अब्दुल कादिर मोहम्मद नूर और जिबूती के उनके समकक्ष हसन उमर मोहम्मद ने मोगादिशु में अल-शबाब और ISIS आतंकवादियों से सोमालिया को मुक्त कराने के लिए चल रहे सैन्य अभियान पर चर्चा की। अफ्रीका के छोटे से देश जिबूती के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा देश आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए सोमालिया और मोगादिशु की कोशिशों का समर्थन करता है। उन्होंने वहाबी आतंकी संगठन अल-शबाब के खिलाफ सोमालियाई सेना की हालिया जीत और देश के बड़े इलाके पर फिर से सरकार के नियंत्रण की भी तारीफ की। गौरतलब है कि सोमालियाई सेना ने इलाकाई कबीलों और स्वयंसेवी बलों के साथ मिलकर जुलाई 2022 से वहाबी आतंकी संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने वहाबी आतंकी संगठन के कब्जे से देश के कई महत्वपूर्ण इलाकों को आज़ाद कराते हुए सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। अफ्रीका में वहाबी आतंकी संगठन अल-कायदा की शाखा कहलाने वाले अल-शबाब ने 2004 में अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हुए तब से ही अफ्रीका में सैकड़ों आतंकी वारदातें अंजाम देते हुए हज़ारों लोगों की हत्या की है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।